औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम जो हमारे मीडिया हाउसेस, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काफ़ी मुद्दत के बाद LHDC की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस दो तीन है आपका। एक तो नंबर 1 जो है वो है आपका हमारा कोविड के रिलेटेड है। उसके अलावा जो हमारा कम्युनिटी स्कूल्स हैं उसके अलावा रिलेटेड है। उसके बाद डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं। तो ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो मैं समझता हूँ कि आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो अभी सेकंड वेव जो चल रहा था आपका पूरे देश में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उस सेकंड वेव में डिस्ट्रिक्ट कारगिल जो है काफ़ी हद तक महफूज रहा, काफ़ी हद तक सेफ रहा। तो उसका शेह जो है उसके कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न हैं कि वो क्यों सेफ रहा। वो इसलिए है कि उसमें हमारे जितने भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे आपका, जिसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, आपका पैरामेडिक्स नर्सिस हो, आपके सफाई वाला, आपके एम्बुलेंस ड्राइवर, तो इवन इनके जो CMO साहब हैं या बाकी जितने भी थे, उसके अलावा जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी थे, उसके अलावा अंडर द कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर DC साहब, SSP साहब, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, उनका एक बेहतरीन रोल रहा, जिसकी वजह से हम जो हैं काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल रखने में हम कामयाब हुए। इतनी तेज़ी से ट्रांसमिशन, ये जो बीमारी जो बाकी जगहों में फैला, उस तेज़ी से नहीं फैला और मोर्टेलिटीज़ भी जो है वो काफ़ी कम हुआ। तो इसमें एक रीज़न जो है मैं समझता हूँ कि ज़ोजिला खुलने के बाद हमारी ये अप्रीहेंशन थी कि ज़ोजिला खुलने के बाद जो है ये काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का मूवमेंट जो है काफ़ी तेज़ हुआ था। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि जो स्क्रीनिंग पॉइंट हमारा मीना मरक है, वहाँ पे जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस जो है, उन्होंने बहुत बेहतरीन रोल वहाँ पे किया। और आप खुद जानते हैं कि एक एक दिन में उन्होंने 2-2, 2,500 हज़ार लोगों का स्क्रीनिंग किया। रात के 2-3 बजे तक वो लोग सोए नहीं। कंप्लीट स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने गाड़ियों को अलाउ किया, और जिन लोगों के पास RT-PCR रिपोर्ट्स नहीं थे उनको वापस किया, जिसकी वजह से एक मैसेज गया कि RT-PCR रिपोर्ट के बग़ैर लोग जो हैं कारगिल में एंटर होना नहीं दे रहे हैं। तो एक मैसेज भी गया, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल रहा। तो ये चीज़ जो है उसमें हमारे काफ़ी अच्छा लोग कंटेन कर पाए। उसके अलावा हमारी जो लोकल पॉपुलेशन, हमारी कम्युनिटी एज ए होल, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इवन मीडिया, आप लोगों का भी बहुत अच्छा रोल है लोगों को इसमें अवेयर करने में। तो ये सारे चीज़ें मिलाया। उसके बाद फिर UT एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने हमें जो है लॉजिस्टिक, बाकी जो सपोर्ट्स थे आपका, जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे यहाँ पे कारगिल में एक ही था, एक हमने इमीडिएटली आपने बिफोर ओपनिंग ऑफ ज़ोजिला एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट यहाँ पे कोविड पे हमने इंस्टॉल किया। उसके बाद रिसेंटली आपने देखा होगा एक पदुम ज़ांस्कार में, एक द्रास में जो है इनाग्रेट हुआ, और ये फंक्शनल है। और इन फ्यूचर हमारा एक CHC संगो में लगने जा रहा है, दूसरा आपका CHC चिकतन में भी हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो क्राइसिस, तो अलबत्ता आज तक अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी क्राइसिस हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ। तो फ्यूचर में इससे क्या होगा, जब पेराफ्रीज में हमने ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल किया तो हमारे कोविड हॉस्पिटल पे जो है लोड कम होगा। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। उसके बाद अगर आप ह्यूमन रिसोर्स या हमारा ह्यूमन रिसोर्स की की बात करें, रिसोर्स की बात करें, तो पिछले साल से इस साल हमारे पास काफ़ी बेहतर रहा। हमारे पास 6 मज़ीद डॉक्टर्स इसी कोविड के उसमें आ गए, नर्सिस तकरीबन 104 आ गए एक साल में, आपका फार्मेसिस्ट 20, डाटा ऑपरेटर्स 10, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस 39, फिर अमचीज 6, उसके बाद ड्राइवर्स 26। तो ये सारे पिछले एक साल में जो है हमने एंगेज किया है इसी कोविड को कंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है हम इसको कंटेन करने में कामयाब रहे। दूसरी चीज़ जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जो पावर डिसेंट्रलाइज किया। पहले क्या होता था, जब भी कोई SOP निकलता था
तो वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे निकलता था, जिसकी वजह से ग्राउंड पे हमारे आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात होता था। इस बार इन्होंने अथराइज़ किया हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों काउंसिल प्लस डिप्टी कमिश्नर को, जिसकी वजह से आपने खुद देखा होगा ज्यूरिंग कोविड आपका सेकेंड वे में जो एसओपीस हमने लगाए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, काफ़ी सोच समझ के लगाए। जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज थे उनको काफ़ी हद तक हमने खुला रखा, और हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे भी हमने ज़्यादा इफ़ेक्ट होने नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को इस हद तक परेशानी नहीं आई। तो इसका कारण ये हुआ कि हमने लोकली सिचुएशन को असेस करते हुए डीसी साहब ने अपने लोगों से फीडबैक लेते हुए हमने एसओपीज़ में बार बार जो है रिलैक्सेशंस दिए, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आया, जैसा कि हमने आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, और अभी आप लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रिलैक्सेशन जो है हर चीज़ में रिलैक्सेशन हमने दे दिया है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस या वगैरह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मेरा मकसद ये था आपके सामने आने का कि अभी हमारे लोगों को, आम जो हमारे लोग हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड अभी ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है। कोविड जो है कभी भी किसी भी वक्त में आपका ये स्पाइक हो सकता है। लिहाजा जो एसओपीज़ हमको दिए गए हैं, आपका मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका बार बार हाथ धोना, गैदरिंग से अवॉइड करना, इस पे हमें अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मेरी आवाम से आपके ज़रिए अपील है, हमारे लोगों से मेहरबानी करके एसओपीज़ का आपने ख्याल रखना है। बेशक आप अपने एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन गैदरिंग अवॉइड कीजिए। आपका मास्क तो बिल्कुल आपका कंपलसरी होगा। अभी हम कुछ दिन के बाद अभी हम देख रहे हैं कि बाज़ार में हमारे रश बढ़ रहे हैं, और अभी हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि मास्क के बगैर कोई भी अगर नज़र आए उसके खिलाफ आपका सख्ती से अमल किया जाएगा। पर्टिकुलरली इन पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, आपका बसेस पे हो, टैक्सी स्टैंड में हो या मार्केट में हो, मास्क के बगैर बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज मैं देना चाहता था। बात करने के बाद कि महरम के मजलिस हम कैसे करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम एसओपीज़ जो हैं वो जारी करेंगे, और ये यकीन दहानी हम पब्लिक को दे देंगे कि इंशाल्लाह मजलिस के जो हमारे महरम के मजलिस हैं या जुलूस हैं, जिस तरह से पिछले साल हमने निकाले थे, जिस तरह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट किया था, उसी तरह से हम इंशाल्लाह इस साल भी जो हमारे महरम के दिन हैं वो हम मजलिस हैं वो हम ज़रूर अमल में लाएंगे। लेकिन उसमें हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे पब्लिक के जो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनका सपोर्ट होना लाजमी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से पिछले साल उन्होंने सपोर्ट किया था, इस साल भी होगा। तो इसमें जो हैं जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जल्दी से हम मीटिंग बुलाएंगे, ताकि हम इन टाइम जो हैं उसके एसओपीज़ जारी करें, ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए आपका। तो ये था आपका हमारे कोविड के रिलेटेड। उसके अलावा आपके जो दूसरा एक सेक्टर जो हमारा मेनली इफेक्टेड है वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जिससे हमारे ख़ासकर पिछले साल तो हमारे स्कूल्स बिल्कुल हम नहीं खोल पाए, टोटली बंद रहा। लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हमने कंडक्ट किए, रिज़ल्ट भी आ गए, तो हमने कभी बच्चों का जो है साल ज़ाया नहीं होने दिया। तो इस साल जो है कम्युनिटी क्लासेस का कंसेप्ट आया। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी क्लासेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, ये एक मिसाल बन गया है पूरे इंडिया में। तो इसके लिए मैं जो है पूरे हमारे जितने भी कम्युनिटी लीडर्स का हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का हैं, पंचायत मेंबर्स का हैं, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि ये क्लासेस हमारे बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैंने ख़ुद जो है काफ़ी जगह विज़िट किया है, और इसमें सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे वॉलंटियर्स का है। जो हमारे बच्चे ख़ासकर जो दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर में पढ़ते हैं, वॉलंटियरली वो इसमें काम कर रहे हैं। और कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा कि हमारे रिटायर्ड टीचर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें अगर आप देखा जाए तो आज का जो लेटेस्ट डाटा ये है कि हमारे अभी 466 यानी 466 कम्युनिटी क्लासेस हमारे डिफरेंट विलेजेस में चल रहे हैं। उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स आपका 1737 है, और नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स हमारे 2314 जो है वॉलंटियर्स इन स्कूल्स में काम कर रहे हैं। और टोटल इनरोलमेंट इस स्कूल में हमारा 17,368 बच्चे जो हैं हमारे कम्युनिटी क्लासेस चल रहा है, जिसकी वजह से इतना क्राइसिस मुझे नहीं लगता है अभी हमारे पास, इतना प्रेशर नहीं आ रहा है कि हमारा स्कूल खोलो या वो नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, जैसे क्लास 10th, 11 एंड 12th, उसके लिए हम देखेंगे अगर कुछ स्टेक होल्डर्स को साथ मीटिंग करके अगर मुमकिन हो पाया
क्योंकि अदरवाइज़ अभी आप खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा वो जो है उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चों पे ज़्यादा होने वाला है। और ये जो बिलो 18 का अभी हमारे पास कोई वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम नहीं है, तो इसको हमें काफ़ी एहतियातन देखना पड़ेगा कि हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी माशाल्लाह जो क्लासेस हमारे कम्युनिटी क्लासेस हैं वो चल रहे हैं, बच्चे जो हैं बुक्स के साथ एंगेज हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही जितने भी हमारे वॉलंटियर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि उनको मैं ख़ासकर वॉलंटियर्स को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस जज्बे से वो लोग इस स्कूल्स को चला रहे हैं। बाकी वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा सा आपका स्टेटस दे दूँ तो आपका जो अबव 18 ईयर्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अबव 18 ईयर्स का जो फर्स्ट डोज है वो ऑलमोस्ट 100% कवरेज है हमारा आज के डेट में। और सेकंड डोज जो हमारा चल रहा है आपका अबव 45, वो आज के डेट में हमारे पास 65.5% जो है हमने कवर किया है। अब अगर आप थर्ड वेव के प्रिपरेशन की बात करें तो थर्ड वेव के प्रिपरेशन के लिए एडिशनल जो है आपके 10 पीडियाट्रिक्स एंड 10 एडल्ट आईसीयू बेड्स जो है वो अभी काम उन पे शुरू हुआ है पीडियाट्रिक्स पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों पे उसका इफेक्ट होगा तो अलग से बच्चों के वार्ड्स बनाए जाएंगे। और आपका 70 ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो लगा रहे हैं। और उसके अलावा जो है 17 नर्स जो हैं और हम एंगेज कर रहे हैं ख़ासकर इसी थर्ड वेव को मद्देनज़र रखते हुए। तो थर्ड वेव का प्रिपेयरनेस भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो ये था मेन आपका कोविड और एजुकेशन रिलेटेड। बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में आप पूछेंगे तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी डिस्पाइट कोविड जो है इस साल जो है काफ़ी स्पीड से हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आप खुद देख रहे होंगे लास्ट ईयर तो कोविड और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर्स हम नहीं ला पा रहे थे, इस साल लेबर भी अच्छा खासा आया है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल काम हमारे ग्राउंड पे हर जगह चल रहा है। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर काउंसलर के कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 करोड़ का काम चल रहा है इन डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो एसडीपी हो, स्टेट सेक्टर हो, आपका कैपेक्स हो, ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। और उसके अलावा जो है लास्ट ईयर हमारा कैपेक्स का, क्योंकि कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था कि 40% एक्सपेंडिचर हो गया या 30% एक्सपेंडिचर हो गया, वो हो गया आपका एसडीपी पार्ट जो यूटी बजट था उसका है। बाकी लास्ट ईयर हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था वो 81% हमारा एक्सपेंडिचर था। 232 करोड़ हमारा बजट था, जिसमें से 1 करोड़ 186.88 हमने एक्सपेंडिचर किया था पिछले साल, यानी 81% हमने खर्चा किया था। और इस साल जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है, कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, अगर इसी स्पीड से हमारा काम चला तो हमारा 95% एंड अबव हमारा एक्सपेंडिचर होगा इस साल। अब इसमें एक इशू हमारा ये आ रहा है कि लास्ट ईयर आपको खुद पता है बिफोर यूटी हमारा जो काउंसिल का जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल होता था आपका, मतलब अगर आप 31 मार्च तक खर्चा नहीं कर सकते तो वो कैरी फॉरवर्ड होता था। लेकिन यूटी बनने के बाद वो अब जो है लैप्स हो जाता है आपका। तो हमारी कोशिश है कि हम जो है फुल एक्सपेंडिचर करें। और ये जो इशू है हमने बार बार उठाया है, एलजी साहब के साथ भी उठाया है, दोनों काउंसिल ने। और लास्ट टाइम हमारी जब होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई वहाँ पर भी हमने ये फोर्सफुली उठाया है और हमने जस्टिफिकेशन ये दिया कि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आप दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लाइए, सर्दियों के 3 से 4 महीने जो है ग्राउंड पे काम नहीं होगा। तो जो काम नहीं होगा, जो पैसा बचता है उसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, वो जो है आपका सरेंडर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डेवलपमेंटल साइड में भी जो टारगेट्स हमें दिए गए हैं वो भी हम अचीव करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ख़ासकर कोविड वाला इशू जो है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ अपने आवाम को कि जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि कोविड ख़त्म हुआ है। कोविड ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी भी वक्त स्पाइक हो सकता है। लिहाजा बराए मेहरबानी करके आप लोगों को जो SOPs इशू किए गए हैं उस SOP का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, और ताकि हम जो है थर्ड वेव जो है उससे हम लोग बच सकें। और वैक्सीन जिसने अभी वैक्सीन नहीं किया है या सेकंड डोज करना है, अपने टाइम पे अपने डेट पे वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव में हमें वैक्सीन का रिज़ल्ट हमें पता चला कि जो वैक्सीनेटेड थे उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम हुई, या अगर उनको कोविड हुआ भी तो सीवियर कोविड नहीं हुआ। तो इसका इफ़ेक्ट हमने देख लिया। तो लिहाजा अभी जो है वैक्सीन करना जो है हमारे पूरे पॉपुलेशन के लिए ये लाजमी हो गया है आपका। तो ये कुछ इश्यूज़ थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं
तो वो क्वेश्चन मैं ले लूँगा। सर, जिस तरह से नॉर्मलाइज हो रहे हैं कोविड से, तो जनरली इस वक्त लद्दाख में सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट का है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काउंसिल की तरफ से किस तरह से की कोशिश किया जा रहा है, खासकर DSSRB के तहत रिक्रूटमेंट कराने के लिए, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइज पोस्ट्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ जो है प्रोसीजर पहुँचा है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के डेट में हमारे लद्दाख में सबसे जो बर्निंग इशू है वो एम्प्लॉयमेंट का है, और हमने हर जगह ये उठाया है आपका। अब इसमें दो इशू है आपका। एक ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारा, कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी है कि शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो ख़त्म हुआ है। वो बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारा लेह और कारगिल का एज इट इज़ है आपका। DC साहब उसके चेयरमैन हैं, तो वो ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है एज यूजुअल। अब इसमें है कि जो पोस्ट आपका हमारे UT बनने से पहले जो एडवर्टाइज हुआ था उसका फिलअप करना है। उसके पास अगर मैं आपको फिगर दे दूं, अभी 210 वैकेंसी हैं आपके हमारे इन अदर डिपार्टमेंट्स, और 290 वो केस हैं जो क्लास 4 के कोर्ट में हैं। तो जो 210 जो पोस्ट्स हैं वो बहुत जल्दी उसका आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। हम बहुत जल्दी करना चाहते थे, कोविड की वजह से हम वो नहीं कर पाए, तो अभी DC साहब उसमें लगे हुए हैं। जो 210 पोस्ट है उसका प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। जो 290 जो कोर्ट में गया है आपका, उसमें भी कोर्ट में कुछ रिप्लाई उन्होंने मांगा है, वो उन्होंने रिप्लाई दे दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद ये है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं कहता हूँ आपका, हम लोग जो है कम से कम आपका 290, 300, 500 पोस्ट हम जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड फिलअप करने में कामयाब होगा। अब रहा न्यू एडवर्टाइजमेंट का। नए एडवर्टाइजमेंट का हम सब जानते हैं कि अगर ये रुका हुआ है तो बिकॉज ऑफ डोमिसाइल की वजह से रुका हुआ है। अभी आप लोगों ने खुद देखा होगा हमारा जो रिक्रूटमेंट रूल जो एक इशू किया था इन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें लिखा है पोस्ट आर रिजर्व फॉर लद्दाखीस। अब सवाल ये है कि हु इज़ लद्दाखी, उसमें एक नोटिफिकेशन आना बाकी है उसमें कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो डोमिसाइल या कुछ भी हो। हमारा तो डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस आप शुरू होना चाहिए, चाहे वो डोमिसाइल हो या कुछ भी हो, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे बच्चों का जो है रिक्रूटमेंट स्टैंड स्टिल हुआ। बिफोर UT हमारे बच्चों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने परसों होम मिनिस्ट्री में भी कहा कि हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन था, हमारे पास आपका SSR भी था आपका JK का, हमारे पास J&K पुलिस था, हमारे पास J&K बैंक था, उसके अलावा आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट जितने जहाँ हमारे बच्चे गए हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों के बंद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ JK ने डोमिसाइल लाया और उन्होंने कहा कि रिजर्व फॉर JK रेजिडेंट ओनली। तो हमारे लद्दाखी बच्चे उसमें अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी साइड से हमारे अपने JK में, हमारे लद्दाख में जो पोस्ट हैं, कोई 6000 बोल रहे हैं, कोई 10,000 बोल रहे हैं, उसका एक्यूरेट फिगर तो हम नहीं बता सकते हैं, तो वो भी फिलअप नहीं हो रहा है। तो ये एक इशू बन गया है पर्टिकुलरली हमारे लद्दाखी एम्प्लॉयड यूथ्स के लिए। तो हमने बार बार टेकअप किया कि चाहे इसको डोमिसाइल की कोई भी आप शक्ल दे दे, गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकाल से ये रिक्रूटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो 2 साल गया है, कुछ बच्चे हो सकते हैं हमारे ओवर एज भी हो गए होंगे, तो कुछ एज रिलैक्सेशन का भी इनको कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारे मतलब ये कंपनसेशन अभी तक तकरीबन 2-2.5 साल से रुका हुआ है, लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। जैसे PMGSY में कोई 9 करोड़ के केस सकेगा, तो लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। तो इसके लिए उसमें 2-3 इशू है आपका ना लैंड कंपनसेशन का। एक है आपका जो हमारे UT बनने से पहले जो कंपनसेशन वगैरह जो बुक हो गए थे आपका, उसमें क्या होता था, पहले जो हम कंपनसेशन जो आता था आपका, जो अकाउंट हेड होता था वो JK के साथ था आपका, तो वो जो पैसे सारे उसमें चले गए, उसमें हमारे कंट्रैक्टर्स के कुछ डिपॉजिट मनी भी हैं वगैरह जो है सारा, तो वो एक इशू है। बाकी UT बनने के बाद जो कंपनसेशन वाला इशू था आपका, वो तो हमने पिछले साल मार्च में 18 करोड़ तो हमने खुद रिलीज़ किया था आपका, जो ऑन गोइंग वर्क्स था। अब जो कुछ जो JK के, जब हम JK के साथ थे, उस अकाउंट में अगर गया होगा तो वो जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है टेक आउट किया हुआ है आपका, तो या तो वो पैसा UT एडमिनिस्ट्रेशन से वो लोग वापस ले रहे हैं, या नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो अभी हमारा बजट आएगा उसमें शो हो जाएगा। तो वो केस ज़रूर है आपका, तो इंशाल्लाह वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। हमने टेक आउट किया हुआ है आपका। सर, UT बनने के बाद खासकर काउंसिल के इख्तियारात को लेकर, पावर को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और रिसेंटली एक इशू सामने आया है कि लैंड को लेके, लैंड एक्विजिशन, लैंड अलॉटमेंट को लेके, कि काउंसिल के पास लैंड को लेके कोई पावरात नहीं है। इस तरह की इशू रिसेंटली सामने आया, तो उस पर आपका क्या टेक है? क्या काउंसिल के पास अभी भी पावर है लैंड को लेके? देखिए, उसमें ऐसा एहसास मैंने वैसे क्लैरिफिकेशन 1-2 जगह दिया था। इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि जो काउंसिल में बैठे हैं उनसे ज़्यादा लोग जो बाहर बैठे हैं वो लोग कमेंट्स करते हैं इस पर, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो तो फैक्ट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के सामने लाना। और ये तो कोई चोरी छुपी बात ही मैं बोलूँगा मेरे पास ये पावर है, मेरे पास वो पावर, वो तो कागज़ बोलता है आपका।
तो इसमें ये है लैंड अलॉटमेंट वाला, आपने सही बात है कि हमारे रिसेंटली हमारे कुछ सीनियर लीडर्स ने भी बड़े स्टेटमेंट्स दिए कि इनके पास लैंड पावर नहीं है, इनके पास रिक्रूटमेंट पावर नहीं है। तो लैंड का अलॉटमेंट जो है वो टोटली 101% जो है इस आज के डेट में काउंसिल के पास। अब हो सकता है लोगों को कुछ ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि रिसेंटली MHA से एक नोटिफिकेशन आया कि लैंड एक्विजिशन, लैंड जो रीसेटलमेंट है वो जो है LG साहब को दिया गया है नोटिफिकेशन। वो SYL J&K पहले जब हम थे उस वक्त भी था, वो है आपका लैंड एक्विजिशन का, नॉट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट और एक्विजिशन में बहुत फ़र्क है आपका। तो वो पावर जो है पहले जिस तरह से J&K गवर्नमेंट होता था वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LG साहब को दिया। बाकी लैंड अलॉटमेंट जो स्टेट लैंड के अलॉटमेंट में मैं बात करता हूँ, प्राइवेट लैंड के अलॉटमेंट ना पहले काउंसिल के पास था ना आज भी है। स्टेट लैंड के अलॉटमेंट जो है एज इट इज़ काउंसिल के पास है, वो अभी भी हम अलॉट कर रहे हैं और आज ही में 2-3 ऑर्डर तो मैंने आज भी किया होगा आपका। नंबर 1 वो है। दूसरा एक कन्फ्यूजन उनको ये था कि वो मैंने तो आपको पहले बता दिया, कुछ एक इंटरव्यू में मैंने किसी का सुना कि रिक्रूटमेंट भी उनके पास है, रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारे पास एज इट इज़ है जैसे हमारे पास था। देखिए मैं आपको क्लियर ये कट आपके थ्रू पब्लिक को बताना चाहूँगा कि काउंसिल का जो पावर यूटी बनने के बाद जो पावर ख़त्म हुए हैं या कमी हुआ हो या कुछ हो, मतलब इतना नहीं हुआ जितना लोग बोलते हैं, जैसे कि क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज कर रहा हूँ आपका। हाँ बेशक हमारे कुछ इश्यूज़ हैं उनके साथ जो हमने परसों मिनिस्ट्री में मैंने उठाया कि हमारा बिज़नेस रूल अभी नहीं बना है। बिज़नेस रूल मींस कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या पावर्स हैं और LHDCs के क्या पावर हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपका। क्योंकि अभी चलिए हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम चला रहे हैं, कल को सपोज कोई कन्फ्रंट्रेशन हो जाता है आपका यूटी और काउंसिल का, तो एक लाइन कहीं खींचा नहीं हुआ है कि जहाँ ये कहा जाए कि काउंसिल को इधर आना था या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर आना था। तो ये बिज़नेस रूल आना एक बहुत ज़रूरी है जिससे हर चीज़ क्लैरिटी होगा आपका। ये एक इशू हमारा उनके साथ है। दूसरा आपका ट्रांसफ़र पॉलिसीज, आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आई जिस पर हमने रिएक्ट भी किया। तो उसमें कुछ इश्यूज़ हमारे पास हैं कि किस लेवल तक उनको करना है या कुछ कितना करना है, लेकिन जो नॉर्मल जो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट या बाकी वो हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने 1000 से ज़्यादा टीचरों का ट्रांसफ़र किया, हमने लेक्चरर्स के भी ट्रांसफ़र्स किए, हमने डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र्स किए, आप हमने जूनियर इंजीनियर्स के कम से कम 300-400 के किए। तो वो जो पहले एक्सरसाइज चल रहा था वो हैं, कुछ इश्यूज़ हमारे हैं जैसे नॉन लैप्सेबल, हमारा जो पहले हमारा फंड्स होता था नॉन लैप्सेबल, अब लैप्स हो गया, वो हम इनके साथ टेकअप कर रहे हैं। तो बाकी इसमें ऐसी कोई एज सच ये नहीं है कि हाँ बाकी कुछ इश्यूज़ हैं हमारे, जैसे कि वो हमारा भी कंसर्न है, जैसे हमारा सेफगार्ड की हम बात करते हैं आपका कि यूटी बनने से पहले हमारे पास लैंड, जॉब, ये सारे हमारे सिक्योर थे। आज के डेट में ये सिक्योर नहीं, वो आवाज़ तो हम अभी भी उठा रहे हैं आपका। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे चीज़ है काउंसिल का आपका सिर्फ यही है कि एक बिज़नेस रूल आ जाए, क्लैरिटी आ जानी चाहिए। बाकी जो पावर का जो किसी ने ये भी कहा कि कमिश्नर सेक्रेटरी जो है आपका ये मीटिंग चेयर करता है, तो मैंने आप दावे के साथ मैं कहता हूँ आज के डेट में आप कहीं भी, आप ले में भी जाते हैं, ले में भी देखिए हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा कोई मीटिंग जहाँ पे सीसी था कमिश्नर ने कभी चेयर नहीं किया है। जो हमारा, और परसों ही आपने देखा होगा हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ वारंट जो क्या पावर्स हैं सीसी और ईसीस के, वो एक क्लियरिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया। उसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि जो स्टेटस और प्रोटोकॉल जो सीसी और ईसी के यूटी बनने से पहले जो J&K गवर्नमेंट का, दैट विल कंटिन्यू जब तक कि ना कोई नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या, जो नहीं है वो हम क्लियरली बोल रहे हैं, जो है वो तो हमें बोलना है, क्योंकि आई एम हेडिंग, कोई अगर किसी को नागौरा भी लगता हो तो मुझे नहीं लगना चाहिए। बाकी आपकी जैसे अभी हमारे लैंड की है, जॉब की है, या अपने सेफ्टी के लिए जो बात कर रहे हैं, वो तो काउंसिल भी जो है हमारा, जैसे हमारा यहाँ पे KDA बना है, उनके आवाज़ में आवाज़ मिला के हम भी बोल रहे हैं। तो जैसे लास्ट टाइम हम गए एज ए पार्ट ऑफ डेलीगेशन आपके होम मिनिस्ट्री में, हमने भी बात की खुल की ये काउंसिल की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ है, हमने वो भी रखा। उसके अलावा वहाँ पे जो आपने रेस्टोरेशन ऑफ 370, 35 है, हमने ये उनको समझाया कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35 डज नॉट मीन्स कि हम किसी काज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें हमारे प्रोटेक्शंस थे। आपने ले को जब यूटी डिक्लेयर करने के बाद, अब ले वाले बोलते हैं कि यूटी डिक्लेयर होने के बाद बोला जी हमको 6 शेड्यूल दे दो। क्यों? क्योंकि जी हमको सेफ्टी नहीं है, क्योंकि उनको पहले पता था 370 और 35 में सेफ्टी नहीं था। तो आज हम भी यही बोल रहे हैं कि आप हमको सेफगार्ड के लिए आप कोई भी आर्टिकल दे दो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उसकी बात हम इसलिए कर रहे थे कि उसमें प्रोटेक्शन था। अब जब कंप्लीट आपने जब लोगों को एम्पावर करना है, लोकल पावर को, तो KDA का स्टैंड है कि हमको जी आप स्टेटहुड दे दो, वो उसका हम भी खुला सपोर्ट कर रहे हैं।
सर फिर कौंसल के इख्तियारात को लेकर ही कौंसल मुतमईन है इस वक्त? जी मैं बिल्कुल, अपने जो पावर मेरे पास है उसके लिए क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना पावर, जो पावर मेरे पास है उसमें जैसे अब मैंने पहले कहा जो मेजर आपके हैं, जैसे आपका सबसे बड़ा होता है हमारा बजट हमारे पास आता है और कौंसल जनरल कौंसल मीटिंग में बैठकर पूरा तय करता है कि हमने पैसा कहाँ देना है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स बैठ के हम तय करते हैं। जैसे 232 करोड़ हमारे पास है, 232 करोड़ का प्लान हम ही लोग बैठ के बना रहे हैं, वह उसका अप्रूवल भी आ रहा है, पिछले साल भी है, इस साल भी है। लैंड अलॉटमेंट है, रिक्रूटमेंट है, वो सारा हमारे पास है। अब रहा जहाँ पर छोटे मोटे जैसे ट्रांसफ़र का इशू है हो गया आपका, और या कुछ इशू, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप बिज़नेस रूल एक लाना पड़ेगा जिससे कि कोई कन्फ्रंट्रेशन हमारा काउंसिल के साथ नहीं रहेगा। वो इसलिए हो रहा है, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो लद्दाख का जो मॉडल है यूटी का, ये एक यूनिक आपका आ गया। एक तो ये आ गया कि यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, दूसरा आ गया यूटी विद 2 काउंसल्स जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो जब ये नया मॉडल आया तो इसके मतलब इसमें कन्फ्यूजन्स होना है जब तक ना आपके पास बिज़नेस रूल नहीं है। तो ये हम तो बार बार उठा रहे हैं कि ये बिज़नेस रूल होना ज़रूरी है। बाकी जो सीईसी का और उनका जो प्रोटोकॉल और स्टेटस है वो तो परसों ही आपने देखा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकाला आपका। बाकी हमारा लैंड अलॉटमेंट हो, जो सारा जो है एक्सरसाइज हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें कोई पावर की कमी नहीं है। बाकी ये है कि आपका पहले क्या होता था, आपका J&K स्टेट होता था, सेक्रेटरीट हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर था, तो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं या वो तो वहाँ भी था और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे ये टकराव लग रहा है कि यहीं पे सेक्रेटरीट भी है, यहीं पे काउंसिल भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पावर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें इतना कमी जो लोग या कोई सोच रहा होगा उतना नहीं आया। मेन तो 2-3 इशू है, आपका बजट प्लान बनाना और एग्जीक्यूशन करना, वो तो हम कर रहे हैं। उसके बाद हो गया आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हैं वो भी हमारे कर रहे हैं, हमारे DSS भी एज इट इज़ हैं, और स्टेट लैंड अलॉटमेंट जो काउंसिल के पास था वो तो एज इट इज़ हैं। तो इसमें कहाँ से मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सर। तो 2013 के एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट हमारे लैंड जितना भी एक्वायर कर सकता है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है सर। तो इसमें काउंसिल का कहाँ आता है सर? गवर्नमेंट मींस LG हमारे अभी आपको अलॉटमेंट और एक्वायर में क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, उसमें क्या 2 डिफरेंस है? एक होता है आपका लैंड अलॉटमेंट, जैसे सपोज अभी आज की ही डेट अगर आप देते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज पश्चिम में 500 कनाल ज़मीन चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज के, उसका अलॉटमेंट हमने दे दिया अभी रिसेंटली, वो काउंसिल के पास है। अब कहीं आपको लैंड एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर मींस जहाँ पे आपको गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ता है, मतलब कहीं पे कोई स्टेट लैंड, जैसे कोई स्टेट लैंड कहीं पर ज़बरदस्ती कहीं एक्वायर करना है गवर्नमेंट ने, वो एक्वायर का जो पावर है वो पहले भी काउंसिल के पास नहीं था, वो अब भी नहीं है, वो गवर्नमेंट ही करता है। आप एक्वायर जो करते हैं ना, आप कहीं पर आपको लैंड एक्वायर करना होगा, गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेना चाहता है कोई लैंड, वो आपका गवर्नमेंट ही करेगा, वो काउंसिल नहीं कर सकता है। बाकी अलॉटमेंट आपको कहीं पर आपका स्कूल के लिए अलॉट करना है, कहीं आपका कॉलेजेस के लिए करना है, स्कूल्स के लिए, वो तो हम प्रैक्टिस में अभी भी कर रहे हैं, आज भी हमने बहुत सी जगहों पर किया है। आपका वो पावर वो टोटली काउंसिल के पास है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।